Hello, dear student. I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your brand new topic on cell biology. आज हम cell biology complete करने वाले हैं बेटा और cell biology this is a very vast and very interesting topic for every student that सेल या कोशिका जो हमारी जीवन की इकाई होती है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ उसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी होती क्या है, कोशिका विज्ञान होता क्या है और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो सेल बायोलॉजी जो है वो उसकी स्टार्टिंग जो की है वो रॉबर्ट हुक ने की है। द साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 इंट्रोड्यूस a very great discovery that is given by Robert Hooke, that is cell या कोशिका। बट ये जो कोशिका थी ये मृत कोशिका थी जो कि इन्होंने बोतल के अंदर लगे हुए कॉर्क की सेल से लिया था या कॉर्क की एक परत ली थी जिससे इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। आइए चलिए देखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस सेल। सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान बेटा इसी का एक और नेम है दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ सेल। आंतरिक संरचना जो कि सेल के अंदर पाई जाती है इसके बारे में स्टडी करेंगे हम इन द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। सो सबसे पहला वर्ड है सेल। सबसे पहला वर्ड क्या है बेटा, सेल। द वर्ड सेल या कोशिका इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये कौन सा वर्ड है बेटा, एक लैटिन वर्ड यानी लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द है सेल या कोशा। इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल रूम, अ स्मॉल रूम, अ स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा। सेल या सेल्यूला बोल सकते हैं हम या कोशा, इसका मीन्स क्या होता है बेटा, अ स्मॉल रूम दैट मीन्स अ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। लुक it looked like this. It looked like this. When Robert Hooke see the cork cell under the microscope, he observed this type of structure. मधुमक्खी के छाते के समान उन्होंने कहा था कि इसकी संरचना होती है। He observed it under a simple microscope. अब सेल पढ़ने के लिए, हाँ, सेल इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज़ टू माइन्यूट। इसके लिए हमें हमारी नेक्ड आई से तो हम देख सकते हैं बट क्लियर विजन नहीं आता है बिकॉज वी हैव अ ऑर्गन और ऑर्गन में मिलियंस ऑफ द सेल प्रेजेंट होती है। सो वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी दिस। व्हाट इज माइक्रोस्कोप, यू नो वेरी वेल व्हाट इज माइक्रोस्कोप। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है ये जिसकी मदद से हम छोटे जीवों को देखते हैं। छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं। माइक्रोस्कोप यानी होता है सूक्ष्मदर्शी। अब पहले मैं सूक्ष्मदर्शी के प्रकारों के बारे में बता देते हैं बेटा। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पहले क्या हुआ था कि माइक्रोस्कोप इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। जो सूक्ष्मदर्शी था, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। इन्होंने जो देखा था वो सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था। बट नाउ डेज देर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप विच वी यूज इन अ प्रैक्टिकल बायोलॉजी। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप या इसी को बोलते हैं हम लोग डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप जिसकी सहायता से सिर्फ और सिर्फ हम सेल देख सकते हैं। ओके,
But now compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा यहाँ पे एक ही लेंस होती है, यहाँ पे 2 लेंसेज होती हैं. ठीक है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ये थोड़ा और एडवांस होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेल के इंटरनल ऑर्गन्स को भी देख सकते हैं. जस्ट लाइक वी कैन सी द माइटोकॉन्ड्रिया, द न्यूक्लियस, लाइक दैट. आफ्टर दैट the third type is called as light microscope. Light microscope is a type of microscope in which we need light. When sunlight is not there, so हम light microscope का use करते हैं. या binocular microscope भी होता है यहाँ पे. light microscope ही binocular microscope, जिसमें दोनों आइज से हम देख सकते हैं. अगर हम इनकी बात करें या इनकी बात करें तो दोनों को हम वन आई से ही डिटेक्ट कर सकते हैं या सी कर सकते हैं. बट बाइनोकुलर लाइट माइक्रोस्कोप मोस्टली क्या होते हैं, बाइनोकुलर होते हैं. ओके. एंड द लास्ट वन, फोर्थ, इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Electron microscope is a advanced form of microscope. This is not generally used by the laboratory because क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो रिसर्च वर्क के लिए ही यूज़ किया जाता है. दिस इज़ द वेरी एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, जिससे हम DNA, RNA, इस टाइप के जो एकदम माइन्यूट स्ट्रक्चर है इसको सी कर सकते हैं, क्लियर विजन ले सकते हैं. इज इट क्लियर? अब आगे प्रोसीड करते हैं बेटा. दिस आर द सम टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप जिसके हेल्प से हम क्या देखने वाले हैं, सेल, अ रूम लाइक, अ स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर? चलिए. नाउ फर्स्टली हमने कहा कि इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल. Who discovered cell? Robert Hooke. Sir Robert Hooke discovered cell in a cork, but it was a dead cell. ये क्या थी, एक मृत कोशिका थी. क्या थी बेटा, ये एक मृत कोशिका थी. ठीक है, ये क्या थी, एक मृत कोशिका थी. रॉबर्ट हुक ने जब सबसे फर्स्ट डेमोस्ट्रेट किया और उन्होंने बताया कि पर्टिकुलर जो थिंग है, सभी चीज़ें कुछ स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है. इट लुक लाइक जस्ट अ ब्रिक, और ये जैसे एक घर को बनाने के लिए ब्रिक की सहायता होती है, सहायता से हम लोग पूरा घर का निर्माण कर सकते हैं. सेम एज इट इज सेल की सहायता से हम पूरे का पूरा क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं, जैसे प्लांट बॉडी, जैसे एनिमल बॉडी, जैसे माइक्रोस्कोपिक बॉडी. क्लियर? सो अगर हम देखें तो रॉबर्ट हुक ओनली जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल दिया था उन्होंने, कि सेल कुछ इस तरीके से होती है. इमेजिन करके, इमेजिनेशन से उन्होंने पहले डिटेक्ट किया एंड दे गिव द जस्टिफिकेशन ऑन दैट. बट इसी के तुरंत बाद कौन आया बेटा? इसी के तुरंत बाद जैसे ये आपको सेल स्ट्रक्चर दिखा था, कंपार्टमेंट लाइक सेल स्ट्रक्चर दिखा था, सेम एज इट इज सेम स्ट्रक्चर किसने देखा? सर एंटोनी वॉन लेवेनहुक. सर एंटोनी वॉन लेवेनहुक इन द ईयर 1674 इन्होंने लिविंग सेल्स देखी. क्या देखी बेटा? लिविंग सेल देखी. क्या देखी? लिविंग सेल या सजीव कोशिका. सजीव कोशिका सबसे पहले किसने देखी? सर एंटोनी वॉन लेवेनहुक. सो यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, इन द ईयर 1674 सर एंटोनी वॉन लेवेनहुक फर्स्टली सी, सबसे पहले जीवित कोशिका
सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की किन्होंने? सर एंटोनी वॉन लेवेनहुक। इन्होंने कहाँ देखा बेटा? दांतों की खुरपी से इन्होंने क्या निकाला? दांतों की खुरचन से, टूथ वाले पार्ट से, जो कैविटी वाला रीजन होता है वहां से इन्होंने क्या लिया? सम मास एंड फिर ही ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो उन्होंने सर्टेन बैक्टीरियाज क्या देखे? मोशन करते हुए देखे। कुछ कुछ बुक्स में आपका इस तरीके से मेंशन है बेटा कि पॉन्ड वाटर लिया उन्होंने, तालाब का गंदा पानी लिया, उससे उन्होंने ड्रॉपर की हेल्प से स्लाइड ली। स्लाइड कुछ ट्रांसपेरेंट होती है, रेक्टेंगुलर शेप की, कुछ इस तरीके से स्लाइड होती है, और इन्होंने ड्रॉपर की हेल्प से क्या लिया? 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर लिया और उसे ऑब्जर्व किया अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो ही नोटिस दैट समथिंग इज देयर विच इज मूविंग। ओके कुछ इस तरीके से, यू नो वेरी वेल कि ये क्या थे? बैक्टीरिया थे। नाउ डेज हमें पता है कि वो बैक्टीरिया थे, बट एट दैट सिचुएशन उन्हें नहीं पता था। तो ही थॉट दैट दिस इज द सेल एंड दिस इज द फर्स्ट लिविंग सेल इंट्रोड्यूस या डिस्कवर बाय द एंटोनी वॉन लेवेनहुक। ओके सो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। ईयर लर्न करके रखिएगा। सर एंटोनी वॉन लेवेनहुक गिव द फर्स्ट living cell discovery in the year 1674. yes नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है बेटा, इन्होंने 1831 में, जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। सर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस या इन्होंने केंद्रक की खोज की। क्या की बेटा? केंद्रक की खोज की। ठीक है। इन द ईयर 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस। क्लियर? इतने आपको चीजें मेंशन की हुई है इन योर एनसीईआरटी। नाउ अगर हम आगे बात प्रोसीड करें, सो इन द ईयर 1831 से पहले के अगर टाइम में हम देखें तो सेल जो था वो सेल को बोलने के पीछे, यानी दैट मीन्स सेल को जो रॉबर्ट हुक ने प्लस सर एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने डिस्कवर किया था, इनके हिसाब से इन्होंने सेल को बोला था इट इज द structural and functional unit of life। यह जीवन की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। ओके सो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या यह जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यह प्रूफ हो गया था किसके डिस्कवरी से? रॉबर्ट हुक प्लस सर एंटोनी वॉन लेवेनहुक की डिस्कवरी से। बट नाउ डे बाय डे साइंटिस्ट है और इन्होंने क्या किया बेटा? न्यू चीजें बताई। सो नेक्स्ट जो चीजें थी दैट इज गिवन बाय सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ने जो प्रूफ किया, सेल थ्योरी इज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। कंट्रीब्यूशन जो जाता है बेटा ये सेल थ्योरी का जो कंट्रीब्यूशन है ये 3 साइंटिस्ट को जाता है, जिसमें फर्स्ट साइंटिस्ट का नेम है स्वीडन। द नेम ऑफ
The name the name of first scientist is Sweden and second scientist is Swan. Sweden and Swan. Sweden and Swan are the two scientists जिसमें स्वीडन सर जो थे ही इज अ बॉटनिस्ट जर्मन बॉटनिस्ट एंड स्वान इज अ जूलॉजिस्ट. स्वान इज अ जूलॉजिस्ट. स्वान इज अ जूलॉजिस्ट मीन्स यह जंतु शास्त्री थे और यह वनस्पति शास्त्री थे. ठीक है. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि प्लांट बॉडी जो बनी होती है, प्लांट इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल. इन्होंने बताया कि प्लांट इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल. ये बहुत छोटी सी बात लग रही है बट दैट टाइम दिस वाज अ बिग थिंग कि ये चीज़ें डिस्कवर करना ये उस टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से या उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी. सो दैट्स व्हाई ही ऑल्सो अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस. ओके. Plant cell are made up of whole body is made up of plant cell and whole animal body is made up of animal cell. This is given by Sweden and Swan and दोनों के contributions को sum up किया था बेटा रुडोल्फ वर्चो ने. रुडोल्फ Virchow in the year 1855. Rudolf Virchow in the conclusion आया. Conclusion was given by Sir Rudolf Virchow. Rudolf Virchow in the year 1855. 1855 में इन्होंने बेटा क्या बताया कि इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला सेल्यूला ई सेल्यूला. This is one of the famous statement asked by NEET, PNST, all over exam जो भी आपके होते हैं. So cellula e cellula, this statement is given by Sir Rudolf Virchow in the year 1855. Remember this, okay? और इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? So इस स्टेटमेंट का मीनिंग होता है बेटा the cell is arises from its precursor cell. Okay, precursor cell. Is it clear? So this is all over the cell theory. आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहती है सेल थ्योरी दैट ऑल सेल आर फॉर्म्ड बाय इट्स प्रीकर्सर सेल. मतलब एक जो सेल है वो किसी दूसरी प्रेजेंट थी ऑलरेडी उसी से मिलके बनी है. ठीक है. अब ये धीरे धीरे हम प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके वजह से फिर सेल डिवीज़न आया, सेल साइकिल आया. सो इन सब चीज़ों की डिस्कवरी हुई. लेकिन अभी क्या है एक प्रिमिटिव लेवल पे डिस्कवरीज चल रही थी जिसके बाद जैसे देखिए 1665 में सबसे पहले डेड सेल, फिर उसके बाद एंटोनी वॉन लेवेनहुक. मीन्स डेवलपमेंट चल रहा है कि किस तरीके से चीज़ें आ रही है सामने. ठीक है. डिस्कवरी हो रही है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी. अब हम लोग बात करेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की, सेल टाइप्स की. दैट मीन्स स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन कहाँ है, उनकी सिचुएशन क्या कहाँ है, डिवीज़न ऑफ लेबर किस तरीके से हो रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग अलग अलग चीज़ों की. जैसे फॉर एग्जांपल कि आइस में जो सेल है उसकी फंक्शनिंग अलग होगी, हैंड के जो सेल हैं उसमें फंक्शनिंग अलग होगी. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो गई. बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल में पूरी की पूरी प्रोसेस होगी. इज इट क्लियर? चलिए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल अगर हम देखें तो वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल. तो सबसे पहले हम लोग डाल देते सेल के टाइप्स देखे बेटा. सो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर,
According to their structure, there are two types of cell: prokaryotic cell, and second one is called as eukaryotic cell. Eukaryotic cell. प्रो मीन्स क्या होता है बेटा? लुक एट दिस साइड. प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव. प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव. एंड कैरियोटिक मीन्स होता है कैरियॉन्स. हम लोग निकाल ले रहे हैं. कैरियॉन्स मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस. इसका मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव न्यूक्लियस. मतलब अभी विकासशील है ये. ठीक है, विकासशील है ये. ठीक है. और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यू मीन्स होता है बेटा डेवलप्ड. एंड कैरियोटिक मीन्स वही सेम, कैरियॉन्स. इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है. सो यहाँ पे डेवलप्ड है. डेवलप मतलब विकसित है, विकासशील और विकसित. प्रिमिटिव लेवल पे है, अभी यहाँ पे विकास चल रहा है. डेवलप्ड है दैट मीन्स कि विकास हो चुका है, डेवलप्ड है ये. ओके. सो अगर हम लोग बात करें प्रिमिटिव लेवल की, तो प्रिमिटिव लेवल में प्रिमिटिव लेवल का ही न्यूक्लियस होगा. इसीलिए इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोइड. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोलस. ठीक है. अगर हम देखें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है. और वहीं हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें बेटा, तो यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. क्या रहता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस इज एब्सेंट. है ना. न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो यहाँ पे नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इधर क्या होगा बेटा? विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ पे क्या होगा? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम. 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स. और यहाँ पे 80S टाइप ऑफ राइबोसोम. ये राइबोसोम्स के जो टाइप्स हैं ना, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी जब सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे तब. ओके. इसके बाद अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो लेस सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट. लेस सेल ऑर्गेनेलीज इज प्रेजेंट. और यहाँ पे मोर cell organelle is present. Clear? This is the basic difference between the eukaryotic and prokaryotic cell. That's it. अगर हम prokaryotic cell की सीरीज में देखें तो mycoplasma is the one of the example of it. Clear? Mycoplasma. That is also known as joker of all kingdom. Means वो अपना situation चेंज करते रहता है. वहीं यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में अगर हम लोग बात करें बेटा, तो वन ऑफ द यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल एमीबा. मल्टीसेलुलर में तो पूरे के पूरे आपके यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं. ठीक है. सो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो ओनली यूनिसेलुलर. सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ही होंगे, मतलब एक कोशिकीय होंगे. लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होंगी वो दोनों टाइप्स की होंगी. दैट मीन्स कि यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मतलब एक कोशिकीय भी होंगी बेटा, और मल्टीसेलुलर भी होंगी. मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय भी होंगी. ठीक है. दोनों टाइप से हो सकती हैं. ठीक. अब यूकैरियोटिक के टाइप्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल हैव टू टाइप्स. इसके टू टाइप्स होते हैं, है ना. जो प्लांट सेल में है, प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है, उसे हम लोग प्लांट सेल बोल देते हैं विथ सेल वॉल. है ना. जो क्या होगा? विथ सेल वॉल होगा. और दूसरी हो जाती है एनिमल सेल जो विदाउट सेल वॉल है ना. विदाउट सेल वॉल. क्लियर? सो ये यूकैरियोटिक सेल के टू टाइप. क्लियर? अब बात करते हैं प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. हम सेल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली में अगर हम देखें तो सेल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसको हमें पढ़ना है. सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम सेल में.
अगर हम सेल में देखें बेटा तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके शेप्स, ठीक है, शेप्स ऑफ द सेल, शेप्स ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम शेप्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड थिंग हम लोग जो इसके बारे में बात करने वाले हैं दैट इज द व्हाट, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। फिर सेल स्ट्रक्चर के अंदर फिर 2 पार्ट्स आते हैं। कौन से 2 पार्ट्स आते हैं, लेट्स सी कौन से 2 पार्ट आते हैं। तो आता है सेल एनवेलप, और आता है बेटा सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, कोशिकांग और ये बाहरी या बाह्य झिल्लियां, ठीक है। क्या क्या होते हैं इसमें, तो ये हम लोग देखेंगे। एनवेलप में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, सेल वॉल देखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम सेल एनवेलप देखेंगे। और बात रही सेल ऑर्गेनेली की, तो सेल ऑर्गेनेली मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे हम, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग सीक्वेंशियल वाइज हम लोग ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। इसके बाद आगे बात करें हम, ये हो गया सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेली के फंक्शन देखेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज फंक्शंस। फिर इसके बाद आपका सेल एनवेलप के मॉडल्स, इससे पहले देखना है वैसे सेल एनवेलप, जिसमें हम लोग स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स की बात करेंगे। सो ओवरऑल इस चैप्टर में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस वाइज बढ़ने वाले हैं। सेल ऑर्गेनेली में फिर और कौन से पार्ट्स आते हैं वो देखते हैं। चलिए, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज में अगर हम देखें बेटा तो सबसे पहले हम देखेंगे मास्टर ऑफ द सेल या डायरेक्टर ऑफ द सेल, दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देख लिया। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस के जो कवरिंग रहती है दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो बनता है तो वो ये पूरा का पूरा आपका आ जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। किस में आता है बेटा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वो अभी मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, इसको ER बोलते हैं हम लोग। इसके 2 टाइप्स होते हैं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद थर्ड टाइप न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसी से मिलके बन जाते हैं आपके व्हाट, गोल्गी बॉडीज, है ना, गोल्गी बॉडीज। फिर उसके बाद आपका D वाला आ जाता है बेटा, दैट इज वैक्यूल्स एंड E वाला आ जाता है लाइजोसोम्स, है ना। ये पूरे चारों जो पार्ट हैं ये हैं पार्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्लियर। अब इसके बाद आगे की सेल ऑर्गेनेली की बात करें जो कि सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, ठीक है। तो पहला है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दोनों क्या है, सेमी ऑटोनॉमस। क्यों है ये सेमी ऑटोनॉमस, मतलब खुद की मर्जी से चलते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन DNA मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है।
सेमी मतलब आधे, मीन्स कुछ कुछ चीज़ों के लिए डिपेंडेड होते हैं, बट दे हैव सेपरेट डीएनए एंड आरएनए कंटेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। कुछ अदर चीज़ें होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल राइबोसोम हो गए, एच राइबोसोम्स, राइबोसोम्स हो गए। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। और फिर कुछ इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, पार्ट्स जैसे जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और किसी जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें बेटा तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल हम इस चैप्टर में इतने सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे। इसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है? जनरली हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या बनाते हैं? बैक्टीरिया ही बनाते हैं ना। बैक्टीरियल सेल कुछ इस तरीके से होती है, ओवल शेप, ठीक है। सो हमने ये सबसे पहले सेल वॉल बना देनी है और उसके अंदर बना देना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल भी ट्रिपल लेयर होती है ना। उसके अंदर है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर है साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना। क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, जो कि ईच एंड एवरी सेल हैव साइटोप्लाज्म, ईच एंड एवरी सेल हैव साइटोप्लाज्म। तो स्पेशली अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें सो सेल वॉल प्रेजेंट होती है मैक्सिमम में, बिकॉज इन्हें हार्श कंडीशन में क्या करना पड़ता है? अपने आप को स्टेबलाइज करना होता है। दैट्स व्हाई दे हैव द सेल वॉल एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड पैक्टिन। इन केस ऑफ प्लांट सेल जो सेल वॉल बनी रहती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया स्पेशली दिस इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड पैक्टिन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। सो ओवरऑल अगर हम बात करें बेटा तो ये आपका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस नहीं होगा बिकॉज दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट अ यूकैरियोटिक सेल, है ना। सो आपका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, बल्कि ये फ्रीली इंडिपेंडेंटली क्या होगा? मूव होगा ऑल ओवर दी साइटोप्लाज्म में। स्पेशली अगर मैं आपको प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो वर्ड आप सभी अवेयर हैं इस चीज़ों से, बाकी ये जो न्यू वर्ड दिया है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, इसके बारे में समझ लेते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म। What is the protoplasm? So this is the cytoplasm, okay, this is the cytoplasm, and when inside it a nucleus is present, so वहाँ के पर्टिकुलर मटेरियल को बोलेंगे बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। सो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म कंबाइनली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस प्लस साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? अब यहाँ पे तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? फ्रीली मूवेबल है। सो हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। सो डीएनए क्या होगा? वेट, व्हाट हैपन? वेट, यस, so this is the circular DNA, this is the circular DNA of bacteria, ठीक है। this is the circular DNA of bacteria,
ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है. वी कॉल्ड इट जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ओके. उसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे कुछ और अदर थिंग्स होती है, लाइक यहाँ पे लोकोमोशन के लिए इनके पास सीलिया होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इन्हें डीप ओशियंस में वाटर करंट के साथ फ्लो करना रहता है ना. वाटर करंट के साथ ये फ्लो करते हैं जनरली, और वाटर करंट के साथ अगर नहीं फ्लो करना है तो ये सीलिया, फ्लैजिला जैसे चीज़ों का यूज़ करते हैं, ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज सीलिया, ठीक है. ये ऑल ओवर आपकी सरफेस पे होगा और इनसे थोड़े से बड़े बट थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे. सो इसे हम लोग बोल देंगे फिम्ब्री, ओके. This all are also in numerous in number, fimbries, and last one is called as पिलाए, जो होता है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये. It is shorter than the fimbri, छोटे होते हैं ये. This is called as पिलाए, ओके. और लास्ट वन जो कि लास्ट कॉर्नर पे होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिला, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिला. ये 9+2 के अरेंजमेंट में होता है, 9+2 के अरेंजमेंट में होता है ये फ्लैजिला, ठीक है. ये कॉर्नर्स में होता है, ठीक. इसके बाद अगर हम बात करें तो राइबोसोम प्रेजेंट होते कुछ इस तरीके से, बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते फ्रीली ये साइटोप्लाज्म में घूमते हैं. दैट फ्री राइबोसोम इज of 70s, राइबोसोम आर ऑफ 70s, ठीक है. राइबोसोम के टाइप हम लोग देखेंगे तभी हम समझा देंगे व्हाट इज 70s एंड व्हाट इज 80s, ओके. राइबोसोम्स हो गए. सो ऑल ओवर आपका दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, और ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है. जनरल वे में अगर हम देखें तो इतने ही सेल ऑर्गेनेली बोल रहे हैं हम, सेल में पार्ट्स होते हैं, और यही पूरा का पूरा आपका ओवरऑल प्रोसेस डन करते हैं. दैट इज़ द GRMC वाली प्रोसेस जो है वो पूरी की पूरी इसी से फुलफिल होती है, ठीक है. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है. स्ट्रक्चर होते हैं. सो ओवरऑल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. अब आगे का लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं बेटा वो दिस सेल ऑर्गेनेली, दिस सेल एनवेलप, एंड ओवरऑल हमें इन सब चीज़ों के बारे में देखना है. शेप्स ऑफ द सेल, सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेली एंड फंक्शन, एंड सेल एनवेलप. सो हम लोग मॉडल्स देखेंगे कि किसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने मॉडल्स दिया इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट. सो मीट यू इन दैट लेक्चर. तब तक के लिए इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, एंड आपकी NCERT को पढ़ना मत भूलिएगा. वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट.